आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस आर। मान लीजिए दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1, वो यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर R डिस्टेंस पर दूसरा है चार्ज Q2, दोनों ही पॉजिटिव मान लीजिए, और इनके बीच में डिस्टेंस है R। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये जानने के लिए हम ये मानेंगे कि Q2 चार्ज यहाँ पर है नहीं, और Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लाया गया है। तो जब हम इस चार्ज को यहाँ पर लाएंगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन वर्क डन का कैलकुलेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो हमको वर्क डन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, साधारण तरीके से ही कर लेंगे, इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले से हम जानते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाने पर कितना वर्क होता है, वही वर्क होता है जो यहाँ का पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ पर Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। अब आप इस वोल्टेज वाले, इस पोटेंशियल वाले पॉइंट पर इसको जब ला करके Q2 को यहाँ रखोगे तो कितना वर्क होगा, ये तो 1 यूनिट चार्ज प्लस 1 कूलम को लाने में जो वर्क होता है वो ये वर्क है। तो जैसे 1 कूलम को लाने में आपका इतना वर्क है, 2 कूलम को लाने में डबल होगा, 3 कूलम को लाने में ट्रिपल होगा। इस तरह से Q2 कूलम को लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन होगा Q2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये 1 यूनिट को लाने में किया गया वर्क डन है, तो Q2 यूनिट को लाने में Q2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन R ये पहले से था, और Q2 से प्रोडक्ट होने पर Q2 भी यहाँ पर आ गया। ये वर्क डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है। ओके, तो यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिस्टम को बनाने में यही वर्क डन किया गया है। तो दिस इज या दिस वर्क will be potential energy of the system। therefore हम ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट एंड सेकेंड चार्जेज है तो 1 और 2 के बीच की, ये 12 ना समझे, 1 और 2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी यही वर्क के बराबर होगी। और वर्क की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ओके। अभी केवल 2 ही चार्ज हैं, तो आप इनको 1 2 लिखिए या ना लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपके पास बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कई चार्ज होंगे, तो आपको अलग अलग सिंबल यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद अगर कई चार्जेस हों तो उसको भी देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मैनी चार्जेस। यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है, हम 3 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितने तरीके के पेयर बन रहे हैं, एक पेयर है Q1 Q2, इसकी अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको हम 1 2 कहेंगे, और इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 3, और इसके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 2 3। ठीक है, तो जो टोटल इस सिस्टम की, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो U12 U23 प्लस U1 2 2 3 एंड 1 3। ठीक है, 1 3 मैं ही लिख लेता हूँ, एंड 2 3, इन तीनों के सम के बराबर होगी। अगर कोई चार्ज नेगेटिव होता है तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी, और इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, पर ये वाली पॉजिटिव रहेगी, वाली पॉजिटिव रहेगी, ये और ये नेगेटिव हो जाएगी। अकॉर्डिंगली इसमें भी साइन चेंज करके हम फॉर्मूला ये वाला लिख लेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है तो हम यहाँ माइनस न बना करके हम उनके चार्जेस के साथ बनाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा और आप देखेंगे Q अपॉन इस पेयर के लिए मैं अभी पूरा ही लिख देता हूँ Q1 और ये आपका माइनस Q2 ऑन R, इसके बीच की डिस्टेंस को 1 2 कह सकते हैं। एंड इस तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 एंड 2 3 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, इस तरह से होगा। और माइनस कौन सा लिया Q2, तो Q2 यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये वाला सिंबल नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। टोटल एनर्जी अलग अलग पेयर्स की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसका सम के बराबर होगी। अब हम देखेंगे अगर कोई चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पहले सिंगल चार्ज के लिए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट की अलग अलग पोटेंशियल वैल्यू होगी डिफरेंट लोकेशन पर। जैसे कोई पॉइंट है R1, V इज़ फंक्शन ऑफ R पोजीशन वेक्टर, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ना लिख के V1 लिख सकता हूँ। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू V1 है और यहाँ पे चार्ज Q रख दिया जाए तो Q रखने पर जो इसकी पोटेंशियल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप चार्ज Q रखेंगे तो जो पोटेंशियल वैल्यू होगी एट दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट का नाम A है तो आप A लिख सकते हो। पोटेंशियल एट A VA है और यहाँ पे चार्ज Q रखा है तो Q इंटू VA। अगर इसका वोल्टेज बिना किसी सिंबल के V से डिनोटेड है तो V होगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यू नो दैट वर्क अपॉन चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल, ठीक है। और इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया गया है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो वर्क डन कितना होगा इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में, तो W इक्वल्स टू होगा Q टाइम्स ऑफ V। और इसीलिए ये जो W है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो इस पॉइंट पे रखा हुआ है। अब यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 है तो V1 पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफ देयर आर टू चार्जेस। माना कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है, आप नॉन यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर पोटेंशियल V1 है और एक दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है। ऑब्वियस है कि V2 का पोटेंशियल ग्रेटर होगा V1 से, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि फील्ड के अपोजिट जाने पे आपको वर्क डन करना पड़ता है किसी चार्ज को कैरी करने में, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यहाँ का पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई चार्ज Q1 रखा हो तो इसके रखे होने की वजह से इस पॉइंट पर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी Q1 इंटू V1 होगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर चार्ज Q2 रखा हो एट दिस पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज V2, तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये सिर्फ पोटेंशियल है V2 और Q2 से मल्टीप्लाई करने पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो Q2 इंटू V2 होगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में दो चीज़ें अभी शामिल हुई। किसी एक्सटर्नल फील्ड में Q1 चार्ज यहाँ रखा है, Q2 यहाँ रखा है, तो इन दोनों के रखे होने से अलग अलग जो पोटेंशियल एनर्जी वो ये होंगी। फिर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, इस वजह से जो सिस्टम बनता है सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर आप R मान लें दोनों पॉइंट्स के बीच, तो कोई एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी एक दूसरे के रिपल्सन से, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, ओके। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। ये पेयर की वजह से और ये इंडिविजुअल चार्जेस V1 और V2 पोटेंशियल पे रखें इसकी वजह से, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डाइपोल रखा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी दो पोल होते हैं लेकिन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है और उसमें यहाँ पर कोई डाइपोल रखा है, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू V1 है। दूसरा जो पोटेंशियल की वैल्यू कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे V2 है पोटेंशियल की वैल्यू। अब कोई डाइपोल को ला करके आप यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पर अगर डाइपोल का प्लस चार्ज है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये कोई डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। तो पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो QV1 होगी पॉजिटिव होगी, और जबकि ये वाले चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी QV2 होगी नेगेटिव। और इन दोनों के आपस में अट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी नेगेटिव होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू। नेगेटिव Q का नेगेटिव हमने यहाँ लिख दिया है अपॉन R। अब इसकी लेंथ अगर 2a लेते हैं डाइपोल लेंथ, तो यहाँ पर R की जगह हमें 2a लिखना होगा डाइपोल लेंथ। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की जब इसको यहाँ पर रखा गया है। अगर डाइपोल को 90 डिग्री पर रखा जाए तो क्या सिचुएशन होगी। नाइन्टी डिग्री पर रखे हुए डाइपोल को आप समझें, उसके पहले मैं इसमें एक चीज़ और समझा दूं। अगर इस डाइपोल का एंगल थीटा हो तो डाइपोल को फील्ड के अपोजिट चलाने में ये जो लेंथ है, देखिए अगर हम इन्फिनिटी से प्लस चार्ज को यहाँ तक ला रहे हैं, जो वर्क डन हुआ उससे थोड़ा ज़्यादा दूर तक इसको ले गए हैं नेगेटिव चार्ज को, तो इसमें जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव में वर्क डन होगा इधर लाने के लिए। वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस अगर ये पता हो कि फील्ड के कितने अपोजिट ले गए हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2a cos थीटा होगा एक्स्ट्रा डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस 2a sin थीटा होगी। और इसका हमें काम नहीं है। अगर डाइपोल ऐसे आता तो प्लस चार्ज को लाने में अगर +5 जूल वर्क होता और नेगेटिव चार्ज डाइपोल का ऐसे लाते, नेगेटिव चार्ज को लाने में यहाँ तक -5 जूल वर्क होता, तो टोटल वर्क डन 0 होता, +5 और -5 का सम 0 होता, यानी कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। जब वर्क डन 0 होता तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होता और कोई भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं होती। लेकिन हुआ क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं है, उसको थोड़ा सा दूर तक ले गए हैं, तो जो एडिशनल वर्क डन होगा वो कितना हुआ होगा इसको पीछे करने में, वो है वर्क डन हुआ होगा 2a cos थीटा डिस्टेंस इनटू जिस फोर्स की वजह से उधर गया, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा QE नेगेटिव फोर्स। तो ये जो फोर्स है उसको नेगेटिव करिए या फिर डिस्टेंस को नेगेटिव ले लेते हैं फील्ड के अपोजिट, तो जो वर्क डन होगा वो -QE इंटू 2a cos थीटा, ये एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ है। आगे इन दोनों के जो आपस की जो पोटेंशियल एनर्जी वो वही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन 2a। तो ये जो एडिशनल वर्क डन है, ठीक है, वो कितना आ रहा है Q इंटू 2a, इसको हम P कहते हैं, -PE cos थीटा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन 2a। ठीक है, तो इस तरह से ना करके हम इस तरह से भी पोटेंशियल एनर्जी देख सकते हैं। ये जो टर्म है, चाहे डाइपोल यहाँ पर रहे Q2 यानी Q दोनों हैं,
ये पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर भी थी जब वो इन्फिनिटी पर है, तो ये वाला टर्म इग्नोर किया जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में। तो जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो केवल एक्स्ट्रा जो वर्क डन है उसके बराबर होगी एट एंगल थीटा। ये एक तरीका है डाइपोल की इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझने का। दूसरा तरीका हम लोग फिर से समझते हैं। कोई डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, एक्सटर्नल फील्ड है यूनिफॉर्म फील्ड, उसमें रखा हो तो क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए डाइपोल को अगर हम देखें तो अगर कोई डाइपोल है 90 डिग्री पर अगर एक्सटर्नल फील्ड में लाया जाए तो यहाँ तक लाने में, प्लस को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन है अगर फॉर एग्जांपल +5 जूल है, तो फील्ड के अपोजिट सेम डिस्टेंस तक इसको लाते हैं और फील्ड के नॉर्मल देखें एकदम फील्ड के अलोंग लाए हैं जस्ट अपोजिट, लेकिन बिल्कुल प्लस चार्ज के नीचे ये नेगेटिव ला रहे हैं। तो डाइपोल जैसा था वैसे के वैसे यहाँ पर लाते हैं, तो इसको लाने में माइनस को लाने में वर्क आपको करना नहीं पड़ेगा, वर्क ऑब्टेन होगा, खुद ब खुद अट्रैक्ट होगी। फील्ड के अपोजिट माइनस चार्ज पे फोर्स लगता है QE, और फील्ड के अलोंग अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर QE फोर्स इधर क्यों लगता है, तो इसको तो फील्ड के अपोजिट लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा +5 जूल, और इसको इधर लाने में आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा, फील्ड खुद ब खुद खींचेगी, यानी नेगेटिव वर्क आपको करना होगा, तो वो होगा -5 जूल। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, वो 0 हुआ, और टोटल वर्क जब 0 हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी इस समय एट 90 डिग्री पर कितनी होगी, 0 होगी। तो इस तरह से ये पता चला हमें कि 90 डिग्री में रखे हुए डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसी वैल्यू को हम जब ये फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसको हम अपने रेफरेंस के रूप में लेंगे, यानी इसी के कंपेयर करके, इसी से कंपेयर करके हम अदर केसेस की पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे। अब देखें कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल थीटा एंगल पर रखा हुआ है, यहाँ पर जो चार्ज है वो +Q है और यहाँ पर -Q है। थीटा एंगल पर रखा हुआ है डाइपोल, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट Q × 2a है, यहाँ पर रखा हुआ है। इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो इसको रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा उसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसको स्मॉल एंगल d थीटा रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के लिए आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा, क्यों, बट ये नेचुरली तो इधर की ओर इस पर फोर्स है और इस पर इधर फोर्स है, तो ये इस तरह से रोटेट होना चाहता है, ठीक है, क्लॉकवाइज, और फील्ड के पैरेलल होने की कोशिश करेगा ऐसे घूम करके, दैट वे। किसी भी चीज़ को ऐसे खींचे तो वो ऐसे घूम जाएगी, लेकिन आपको इसे अपोजिट घुमाना है। टॉर्क की वैल्यू आप पहले से जानते हैं कि कौन सा टॉर्क इस पर लग रहा होगा, इधर F फोर्स है QE और इधर QE फोर्स है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू आपको पहले से पता है P×E, यानी कि PE sin थीटा, ये टॉर्क होता है व्हेन इट इज प्लेस्ड एट थीटा एंगल। अब इनको थोड़ा सा d थीटा अपोजिट टू द टॉर्क, ये तो इलेक्ट्रिक टॉर्क है, और हम एक्सटर्नल टॉर्क लगा के इसको रोटेट कर देंगे। अब इसी डायरेक्शन में इसका ये एंगल लिया जा रहा है, बढ़ेगा d थीटा, तो कितना वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी टॉर्क इनटू d थीटा, एक्सटर्नल वर्क done, or you can say work done by external torque
एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से जो वर्क डन होगा वो स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जब ये घुमाया जाएगा। तो अभी हम घुमाने में किए गए वर्क डन की बात कर रहे हैं, और इसको हम बहुत छोटा सा एंगल घुमाते हैं तो थोड़ा सा वर्क होगा जिसको हम डी डब्ल्यू कहेंगे, मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू दिस, और इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू रहेगा। किस एंगल से? मान लीजिए पहले θ1 एंगल से θ2 की बात कर लें, घुमाते हैं तो कितना वर्क डन होगा वो यहाँ पे टाउ की वैल्यू यही रख देते हैं। तो PE साइन थीटा, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। डी थीटा की जो डायरेक्शन है वो और इसकी सेम डायरेक्शन है। तो अगर आपने डॉट प्रोडक्ट भी लिया हो तो भी cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये P साइन थीटा कितनी आएगी? PE कांस्टेंट है, और यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा θ1 से θ2 के बीच डी थीटा। इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, θ1 θ2, फिर आपको मिलेगा लिमिट्स रखने पर माइनस कॉस θ2 यहाँ पे आएगा, फिर माइनस अपनी ओर से, अगेन माइनस है तो प्लस हो जाएगा cos θ1 अपर लिमिट, फिर उसके बाद लोअर लिमिट माइनस लगा के लिखते हैं तो प्लस हो गया है। यहाँ पर इसको आप रीऑर्गेनाइज कर दीजिए, cos θ1 माइनस cos θ2। इस तरह से आपको ये वर्क डन की वैल्यू मिलती है अगर हम इसको θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करते हैं। अब अगर हम ये माने कि θ1 को ही रेफरेंस पॉइंट, θ1 को मान लेते हैं 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। लेट एंड θ2 को कोई एंगल थीटा मान लें। इन दैट केस वर्क डन कितना आता है? PE cos 90 डिग्री इनिशियल और cos थीटा, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस PE cos थीटा। तो थीटा डिग्री 90 डिग्री पर इनिशियली रखा है, उसके बाद उसे थीटा डिग्री पर ले जाते हैं क्योंकि 90 डिग्री पर तो जीरो थी पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके रेफरेंस में ये वर्क डन हुआ। तो इसी वर्क डन को हम एज ए पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एंगल थीटा कितनी हो जाएगी? u थीटा इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, वो पहले से आप समझ चुके हैं कि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। उसके रेफरेंस में अब जो पोटेंशियल एनर्जी है थीटा एंगल पर वो इससे होगी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड एट एंगल थीटा। इन दोनों के म्यूचुअल अट्रैक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उस पेयर की एनर्जी हर जगह एक जैसी रहेगी अगर डाइपोल की लेंथ नहीं बदल रही है। तो अगर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस PE cos थीटा। इसको भी आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में। क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा?
ये होगा माइनस पी डॉट ई वेक्टर्स, क्योंकि एंगल जो थीटा है वो पी और ई के बीच का ही है। अब एट एंगल थीटा व्हेन डाइपोल इज पैरेलल, कुछ केसेस देख लेते हैं। केस फर्स्ट जो अभी बोला मैंने, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि डाइपोल फील्ड के पैरेलल रखा हो, फील्ड इधर है और डाइपोल भी ऐसे रखा है इस तरह से, डाइपोल मोमेंट इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर की ओर, तो जो एंगल बनेगा वो 0 होगा। और इस स्थिति में 0 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पी ई कॉस 0 माइनस पी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है तो माइनस पी ई, तो 0 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, ये मिनिमम है, लीस्ट वैल्यू। और दूसरा जो है वो 90 डिग्री पर आप जानते हैं 0 होती है। केस सेकेंड, इफ थीटा 90 है तो cos 90 आपको पता है क्या होता है, 0 होता है। अगर फार्मूले से देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री पर पी ई माइनस पी ई कॉस 90 वो 0 होगा, cos 90, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ये मैक्सिमम नहीं है, 0 है। तीसरा केस है पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इस केस में जब 0 लिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बनाता हुआ। अब दूसरा केस ये है कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखा हो, इधर प्लस ना हो करके इधर माइनस और इधर प्लस, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द फील्ड है। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस पी ई, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 आएगा तो प्लस पी ई। तो 180 डिग्री पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस पी ई है सबसे ज़्यादा इस केस में, और सबसे कम एनर्जी ये है। जो सबसे कम एनर्जी वाला केस होता है यही स्टेबल होगा, या इसको कहेंगे यही स्टेबल होगा, ठीक है, और ये अनस्टेबल। डाइपोल वापस घूम के अपनी स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से घुमा के ऐसे रखोगे तो वापस ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। जब डाइपोल 180 डिग्री पर होता है अपोजिट घुमा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये अनस्टेबल होता है। और पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, तो ये क्योंकि टॉर्क 180 पर 0 होगा। टॉर्क का फार्मूला था पी ई साइन थीटा, और साइन 180 पर कितना होगा, 180 डिग्री मतलब 0, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। जो नेट टॉर्क है वो 0 है, और नेट फोर्स भी, फोर्स इस पे इधर की ओर लगेगा, इस पे इधर की ओर लगेगा जो फोर्स है, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस पर फोर्स भी, जो टोटल फोर्स है वो भी 0 है, टोटल टॉर्क भी कह लो वो भी 0 है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, जरा भी डिस्टर्ब होगा तो तुरंत वापस घूम जाएगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, जब डाइपोल फील्ड के पैरेलल रखा हो, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, और ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है थीटा 0 पर, तो इस समय टॉर्क फिर 0 होगा और सम ऑफ द फोर्स भी 0 होंगे,
ठीक है। और जैसे कि ये प्लस है, फील्ड की डायरेक्शन में ही है, थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पर सम ऑफ फोर्स भी जीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम तो है इसमें भी, और स्टेबिलिटी भी है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, 0 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी है, मिनिमम है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर?